नमस्कार दोस्तों, बिहार में चौकीदार की जो नई भर्ती है साल 2026 में होने वाला है, उस भर्ती को लेकर एक नई नियमावली जो है तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर एक नई नोटिस जारी किए गए हैं। इस नोटिस को काफ़ी सारे कैंडिडेट ने हमें भेजा है और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने पूछा है कि इस नोटिस के बारे में बताइए कि कैसे जो नई भर्ती है चौकीदार की होने वाली है। चौकीदार का अगर पद पर हमें काम करना है तो हमारी योग्यता क्या होगी, क्या पात्रता होगी, हमारा उम्र क्या होगा, साथ में हमारा चयन प्रक्रिया कैसे होगा। और ख़ास बात, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने पूछा है कि इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन कब से हो सकते हैं, आवेदन अगर करना है तो किस वेबसाइट से आवेदन होगा, कौन से विभाग हमारे आवेदन प्रक्रिया को लेगी, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस नोटिस का सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा है कि इस नोटिस को हम किसी भी वेबसाइट पर अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इससे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और क्या ये नोटिस सही है या गलत है, तो उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। यही वो नोटिस है जिसमें देखेंगे ना, विषय में बताया गया है गृह विभाग बिहार पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की समीक्षा के संबंध में ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। अब ये नोटिस सही है या गलत है, ये मैं अभी जो है पुष्टि नहीं करता हूँ या हमारी टीम भी नहीं करती है। ये नोटिस आप में से बहुत सारे लोगों ने भेजा है, इसके रिगार्डिंग पूछा है कि होमगार्ड भर्ती को लेकर जो अभी नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग बताइए। तो जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि नोटिस जो होता है ये अनऑफिशियल जो है वायरल हो जाते हैं, वो विभागीय लोगों के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन वो नोटिस सही भी होता है। कई बार ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो जानकारी दिया गया है मैं वो आपको समझाता हूँ कि क्या कुछ बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को समय 11:30 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ अधो हस्ताक्षरित की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, अपराध एवं अन्य बिंदुओं पर जो बैठक है आयोजित की जाती है। उक्त मामले के अतिरिक्त गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के संबंध में समीक्षा की जानी है। इसमें बोला गया है कि अतः गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की प्रारूप प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नियमावली के संबंध में अपने मंथन के साथ दिनांक 21 जनवरी 2026 को आहूत बैठक में शामिल रहना सुनिश्चित किया जाए। इस पर पुलिस महानिर्देशक बिहार का जो अनुमोदन है वो प्राप्त है। कहने का मतलब है कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है बिहार में जो चौकीदार की भर्ती होती है उसकी जो नियमावली है 2026 का वो आ रही है। जिस चीज़ों को लेकर जो बैठक है 21 जनवरी को होने जा रही है, तो हो सकता है 21 जनवरी के बाद आपको ये जो नोटिस है या एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद आपको वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यह जो नियमावली बन रही है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026, ये इसी नाम से जो है जाना जाएगा और इसका विस्तार पूरे राज्य में, बिहार राज्य में होने वाला है। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। इसको लेकर यहाँ पर यह भी बोला गया है कि राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, विभाग से अभिप्रेत है गृह विभाग। इसके अलावा बोला गया है कि चयन जो संस्थान है उससे भी यहाँ पर बोला गया है कि अभिप्रेत है, और चयन जो संस्थान है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, जैसे हम लोग CSBC के नाम से जानते हैं, यही संस्थान है जिसके माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया आपको जो है हो सकता है ये सारी चीज़ें जो है CSBC ही कराए, ये ध्यान रखिएगा। इसको लेकर यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं। बाकी देखिए, इसमें जो पद होंगे ना, 3 प्रकार के पद होने वाले हैं। पहला तो आपकी चौकीदार की है, दूसरा जो है ये दफादार की भर्ती है, और तीसरा भर्ती वरीय दफादार के पदों पर होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि संवर्ग के सभी कोटि के पदों की संख्या एवं वेतनमान वही होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाए।
जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि ये जो भर्ती है जिला स्तरीय संवर्ग होगा और संबंधित जिला पदाधिकारी यानी जो डीएम है इसके नियुक्ति जो प्राधिकार तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होगा। मतलब ये जो भर्ती है जिला स्तर पर होने वाला है और ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये आपके जिला के जो डीएम होते हैं उनके अधीन में ही होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ भी बोला गया है कि उनका पद स्थापन यथा संभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत होगा। इसके अलावा बोला गया है कि इस भर्ती के लिए अगर कोई फॉर्म भरेगा तो इसके लिए जो योग्यता पात्रता निर्धारण किया जाएगा वो बोला गया है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी है वो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में उनका जो कैरेक्टर है मतलब वो अच्छा होना चाहिए, उस पर कोई केस मुकदमा नहीं होना चाहिए, साइकिल चलाने की ज्ञान होना चाहिए और आप जिस जिला के निवासी है उसी जिला से अप्लाई करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी उम्र सीमा को लेकर बोला गया है कि इस भर्ती का जो उम्र सीमा होगा सामान्य कोटि के लिए जो है यहाँ पर 18 साल हर प्रकार के लोगों के लिए मिनिमम है और सामान्य कोटि के लोगों का जो है यहाँ पर अधिकतम जो है 30 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों का 18 से 32 साल रहेगा। वही यहाँ पर महिला अगर इस कैटेगरी के है पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के तो इनका 18 से 33 है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला है तो आपका 18 से 35 साल इसमें रहने वाले हैं और उम्र में आपको जो छूट मिलता है वो देखने को मिलेगा। बाकी चयन प्रक्रिया इस भर्ती में कैसे होगी तो इसमें बोला गया है कि जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की जो स्थिति के आधार पर रिक्तियों की जो गणना है वो किया जाएगा। उसके अनुसार जो सक्षम प्राधिकार से जो रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियाँ की जो अधियाचना है विभाग को 30 अप्रैल तक जो है उपलब्ध करा देगी। कहने का मतलब है कि जिला में जितने भी भर्ती है ना जहाँ भी खाली है उसकी जो डाटा है 1 अप्रैल तक वो ये देख लिया जाएगा कि भाई कहाँ कितनी है और 30 अप्रैल तक जो है इसकी अधियाचना जो है तैयार कर ली जाएगी कि भाई किस कैटेगरी के लिए कहाँ कितनी भर्तियाँ है। फिर इस अधियाचना को जो भी भर्ती कंडक्ट आपकी करवाएगी CSBC उनको भेज दिया जाएगा। फिर उनके द्वारा जो है इसका नोटिस जारी किया जाएगा, अप्लाई का डेट आ जाएगा, तब आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ये अप्रैल बोला है ना तो आपको हो सकता है ये मई महीने में भी आपको इस भर्ती का जो अपडेट है आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई कर लेकर जो भी अपडेट है क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 अप्रैल तक ये सारी चीज़ें उपलब्ध हुई होगी तो मई जून तक ये भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें क्या है ना कि जो भी संस्थान है जिनके द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट होगी तो इसमें लिखित परीक्षा होगा और जो शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा है वो आयोजित होगी। लिखित परीक्षा और शारीरिक जो क्षमता जांच परीक्षा होगी इसमें जो भी अंक आप प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आपका जो मेरिट है वो प्रकाशित की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी परीक्षा की जो प्रकृति होगी बोला गया है कि परीक्षा जो आपकी होने वाली है जिसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा आपकी होने वाली है। कुल 125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थी का चयन जिलावार मेधा सूची एवं कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी उसको लेकर बोला गया है कि लिखित परीक्षा आपका जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने वाले हैं जिसमें 75 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न सही के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे और इसके लिए जो टाइमिंग आपको मिलेंगे 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। लिखित परीक्षा का जो भी सिलेबस होगा जो भी मैट्रिक का सिलेबस होता है ना उसी स्तर का होने वाला है जिसमें सामान्य ज्ञान सामान्य गणित मानसिक क्षमता से संबंधित जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बोला गया कि प्राप्तांक के आधार पर जिलावार रिक्तियों की कुल संख्या का 5 गुना जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर क्या है ना कि मेधा सूची में जो है रखा जाएगा। फिर उनका क्या है कि दक्षता परीक्षा होगा। दक्षता जो परीक्षा होगा जिसमें देखिए बोला गया है
कि जो भी जनरल वाले पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनकी जो हाइट है 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के पुरुष के लिए 1.62 है। SC ST के जो पुरुष है उनका 1.60 है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो हाइट है 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी बोला गया है कि जो भी लिखित परीक्षा और शारीरिक माप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो होंगे उसका 50 अंकों का दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक ये सब किया जाएगा। इसमें देखिए आपको बोला गया है कि दौड़ जो है ये 30 अंकों का होने वाला है, जिसमें सभी पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग करना है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है। तो पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है, यहाँ पर पुरुष के लिए पहले बोला गया है कि अगर 5 मिनट या उससे कम में अगर आप 1.6 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो 30 अंक मिलेगा। वही अगर 5 मिनट 1 सेकंड से 5 मिनट 30 सेकंड तक लेते हैं तो आपको 24 अंक मिलेगा। 5 मिनट 31 सेकंड से 6 मिनट तक के लिए 18 अंक मिलेंगे। 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक के लिए 12 अंक आपको मिलेंगे। 6 मिनट 31 सेकंड से 7 मिनट तक के लिए आपको जो है 6 अंक मिलने वाले हैं। महिलाओं के लिए बोला गया कि 4 मिनट या उससे कम में करते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट 1 सेकंड से 4 मिनट 30 सेकंड में 24 अंक है। 4 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट तक के लिए 18 है। 5 मिनट 1 सेकंड से 5 मिनट 30 सेकंड के लिए 12 है। 5 मिनट 31 सेकंड से 6 मिनट तक के लिए आपको जो है 6 अंक आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो आपकी ऊंची कूद होगी ये 10 अंकों का होने वाला है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए बोला गया है कि 6 फीट या उससे अधिक अगर आप ये ऊंची कूद करते हैं तो 10 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 11 इंच तक के लिए 8 अंक। 4 फीट से 4 फीट 5 इंच के लिए 6 अंक। 4 फीट से कम अगर कूदते हैं तो कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। महिला अभ्यर्थी के लिए 4 फीट या उससे अधिक अगर करते हैं तो 10 अंक। 3 फीट 6 इंच से लेकर 3 फीट 11 इंच तक के लिए 8 अंक। 3 फीट से 3 फीट 5 इंच तक के लिए 6 अंक और उससे कम करते हैं तो कोई अंक आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद गोला फेंक 10 अंकों का होगा, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है वो जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नोट में इन्होंने बताया है कि निर्धारित समय में दौड़ पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को ही ऊंची कूद, गोला फेंक इन सब में सम्मिलित किया जाएगा। अगर आप दौड़ में ही असफल हो जाते हैं तो इन सब में आपको भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा एवं इनमें 0 प्राप्तांक अभ्यर्थी को भी मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। बाकी ये जो भी प्रक्रिया होगी ना, इन सबका जो वीडियोग्राफी है वो किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो मेधा सूची फाइनल बनेगी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शारीरिक क्षमता जांच में प्राप्त अंक के आधार पर आपका जो है ये मेरिट बनेगी। जिलावार जो भी कोटि होगी, भर्ती होगी, उसके आधार पर जो है ये मेरिट तैयार किया जाएगा। बाकी फिर आपका सारा जांच प्रक्रिया जब हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो नियुक्ति है वो किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि चयनित चौकीदार की नियुक्ति यथासंभव उनके बीट क्षेत्र, निकटवर्ती बीट क्षेत्र, निकटवर्ती पंचायत क्षेत्र, निकटवर्ती प्रखंड क्षेत्र में किया जाएगा। आवासीय क्षेत्र के निकट जो है रिक्त की पूर्ति वरीयता के आधार पर जो है किया जाएगा। अगर रिक्तियाँ नहीं होती है तो वैसे आधार पर आपके आवासीय क्षेत्र के निकटवर्ती जो भी क्षेत्र है वहाँ पर भी आपकी जो है यहाँ पर काम करने का मौका आपको मिल सकता है। नियुक्ति के उपरांत संबंधित चौकीदार को अपने पद स्थापित कार्य क्षेत्र में निवास करना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपको रहना होगा। बाकी अगर आपका चौकीदार के पद पर अगर जॉब लगता है तो आपका कर्तव्य क्या होगा, तो अपने बीट क्षेत्र में होने वाले सभी भूमि विवाद, अतिक्रमण, इन सब की जैसे ही आपको सूचना मिलता है ना, तो ये सूचना आपको थाना तक जो है पहुंचानी होगी। बीट क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की सांप्रदायिक जो विवाद होते हैं या त्यौहार के समय कोई विवाद होते हैं या मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, इससे संबंधित कोई विवाद होती है तो इसकी सूचना आपको देनी होगी। वही कोई विवाद मान लीजिए दहेज को लेकर या बाल विवाह को लेकर, इन प्रकार का भी अगर आपके पास देखने को मिलता है तो इसकी सूचना जो है आपको थाना को देना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही जो काम है आपको मिलने वाले हैं। बाकी आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी का मृत्यु होता है तो इसकी भी सूचना जो है आपको आगे पहुंचाने होगी। तो ये सारे कर्तव्य आपके होने वाले हैं।
वही कोई दफ़ादार या वरीय दफ़ादार के रूप में अगर आपका नौकरी लगता है तो आपका क्या कर्तव्य होगा, उस चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं। तो ये जो नोटिस है ना, ये नियावली को लेकर है और पूरी कंप्लीट जानकारी दी गई है। बाकी ये नोटिस बहुत जल्द हमें लगता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो सही है, आप इस नोटिस को सही मान सकते हैं। नहीं आता है तो आप इस नोटिस को, हो सकता है कई बार जो है गलती से वायरल हो जाता है, तो हो सकता है फेक भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा सही है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि नोटिस ये सही होने की पूरी संभावना है। तो आगे देखिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस नोटिस में जो भी अपडेट था मैंने आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों, अभी मैंने आपको जो नोटिस अभी वायरल हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारी अपडेट बताया। बाकी इसको लेकर जैसे ही बैठक कंप्लीट हो जाती है तो हो सकता है ये नोटिस आपको 1-2 दिन में वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाए। बाकी हो सकता है कई बार नोटिस गलत भी साबित हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सही हो सकता है। तो मैंने जो नोटिस में अपडेट था वो मैंने बताया, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ या हमारी जो टीम है ऑनलाइन अपडेट टीम की, वो भी नहीं करता है कि भाई नोटिस सही है या गलत है। जो अपडेट था मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये अपडेट है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करिए। इस नोटिस के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।